Good morning, everyone. This is Dr. Priya Gilani. So, today we'll start with inflammation in pathology. Okay. Am I audible? Please confirm in the comment box. Okay, thank you. So, let's start with inflammation. First of all, what is inflammation? Inflammation क्या होता है? Inflammation is defined as the local response of living mammalian tissues to injury from any agent. मतलब कि अगर कोई भी एजेंट है, कोई भी इंजीरियस एजेंट है, ठीक है? अगर वो हमारी बॉडी पे इंजरी कॉज़ कर रहा है, हार्म कॉज़ कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है उस इंजीरियस एजेंट के लिए? दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। ओके, हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट इंजीरियस एजेंट? दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। रिस्पॉन्स टू एनी हार्मफुल स्टिमुलस, ठीक है? दैट इज द इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी जो भी रिस्पॉन्ड करती है इंजीरियस एजेंट्स को, उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। Now, it is a body defense reaction in order to eliminate or limit the spread of injurious agent. ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस रिएक्शन होता है। हमारी बॉडी क्या करती है? लड़ती है, जो भी इंजीरियस, जो भी हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनसे लड़ती है, डिफेंस रिएक्शन देती है, ताकि हम उस इंजीरियस एजेंट को एलिमिनेट कर सकें या फिर उसके स्प्रेड को हम रोक सकें, ताकि वो हमारी बॉडी में और फैले ना। ठीक है? सो दिस इज इन्फ्लेमेशन। क्या होता है इन्फ्लेमेशन? हमारी बॉडी का लोकल रिस्पॉन्स टू द इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। किसी भी एजेंट से अगर हमें इंजरी हुई है, तो हमारी बॉडी उस एजेंट के लिए कैसे रिएक्ट करेगी, क्या रिएक्शंस होंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा हमारे टिश्यूज़ का, हमारे सेल्स का, उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और ये बॉडी का एक डिफेंस रिएक्शन होता है, ताकि जो इंजीरियस एजेंट है या तो वो हमारी बॉडी से पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए, बाहर चला जाए, या फिर वो और फर्दर कहीं और स्प्रेड होके और प्रॉब्लम ना क्रिएट करे हमारी बॉडी को। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एटियोलॉजी। एटियोलॉजी पैथो में हमेशा आएगा। एटियोलॉजी का मतलब होता है द कॉज, कि क्यों हो रहा है पर्टिकुलर चीज, जो है उसका कॉज क्या है। कोई डिजीज है, उसकी एटियोलॉजी क्या है? कोई रिएक्शन है, उसकी एटियोलॉजी क्या है? व्हाई इट इज हैपनिंग? ओके, व्हाट इज द कॉज? ओके, you can also say the origin of something. Okay, so इसमें क्या होता है? हमारे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं एटियोलॉजी में इन्फ्लेमेशन के। व्हाट आर दैट? द फर्स्ट वन इज द इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ठीक है, टॉक्सिन्स, फंजाई, पैरासाइट्स, तो ये सारे क्या है? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमको इन्फेक्शन कॉज करते हैं ना। लाइक देयर इज ट्यूबरकुलोसिस, okay, there is viral hepatitis, all these things are there. There is herpes, ठीक है, निमोनिया है, वुपिंग कफ है, ठीक है, तो मलेरियल फीवर है। ये सारी चीज़ें क्या है हमको, जो ये सब क्या करते हैं हमारी बॉडी में? एजेंट्स ही है ना। तो जब ये इन्फेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, तो इन्फ्लेमेशन होता है। देन द सेकेंड वन इज इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, लाइक सेल मेडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब है कि द वन रिलेटेड विद द इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम से जो रिलेटेड होते हैं। तो अब सेल मेडिएटेड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारी बॉडी में ही ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहा है जो इन्फ्लेमेशन कर रहा है, वो चीज़ हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट है। हमारा इम्यून सिस्टम ही इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है कि इन्फ्लेमेशन कॉज हो जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी की, वो हमारे खुद के सेल्स को ही नहीं पहचान पाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, तो भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये हमारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हो गए। देन कमिंग ऑन टू फिजिकल एजेंट्स, लाइक हीट हो गया, हीट से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोल्ड हो गया, रेडिएशन हो गई, एक्स रेज, यूवी रेज, मैकेनिकल ट्रॉमा, कहीं चोट लग गई तो ब्रूइज हो जाएगा। ब्रूइज मतलब चोट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्यूजन्स का, ठीक है। तो ब्रूइजेस, कॉन्ट्यूजन्स क्या होते हैं? हमें चोट लगती है, मैकेनिकल ट्रॉमा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? रेडनेस हो जाती है, फिर वहाँ पे लैसरेशंस हो सकते हैं, स्किन टियर हो जाती है,
ठीक है, इंसाइज्ड वुंड हो सकता है, तो ये सारे हमारे मैकेनिकल ट्रॉमा में आ जाएंगे। मैकेनिकल इंजरीज इनको बोलते हैं। ठीक है, स्टैब वुंड है, कोई स्टैब कर दिया हमको चाकू से या डैगर से, ठीक है, तो हमारी स्किन टियर हो जाती है, फिर वहाँ से ब्लड बहुत सारा ऊज आउट होता है, फिर वहाँ पे जब क्लॉटिंग होती है तो फिर स्कार बन जाता है, हीलिंग होती है, तो ये आगे सब आएगा इन्फ्लेमेशन में, तो ये मैकेनिकल ट्रॉमा है बेसिकली। देन द केमिकल एजेंट्स लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन्स, पॉइजनिंग से हो सकती है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, पॉइजन हमारे स्किन पे गिर जाएगा तो जल जाती है स्किन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, ठीक है, तो ये सारे हमारे केमिकल एजेंट्स हो गए। देन इनर्ट मटेरियल सच एज फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन मटेरियल, ठीक है, डस्ट हो गया इसमें हमारे, ठीक है, तो कोई भी चीज़ बाहर से आई वो अगर हमें कुछ ऐसे रिएक्शंस दे रही है, ठीक है, जिसको हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो वो इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, इनर्ट मतलब क्या होता है कि वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, दे आर इनएक्टिव। ओके, तो ये हमारी एटियोलॉजी हो गई कि किस किस चीज़ों की वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन होता है। Then coming on to the cardinal signs of inflammation. Now what is the meaning of cardinal? Signs तो समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेमेशन का साइन क्या होगा, कार्डिनल का क्या मतलब होता है? अब ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेमेशन है तो सिर्फ यही साइंस प्रेजेंट होंगे। कार्डिनल से मतलब ये है कि द मेजर सिम्टम्स विच आर हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो डायग्नोसिस का मतलब हमारा क्या होता है कि ये अगर हमारे पर्टिकुलर चार साइंस प्रेजेंट है, चार पांच, तो देयर विल बी इन्फ्लेमेशन। कार्डिनल का यही मतलब होता है कि द मेजर सिम्टम्स प्रेजेंट, तो द मेजर सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर, देयर इज अ रोमन मेडिकल राइटर सेल्सस who described four signs of inflammation that are rubor, tumor, calor, and dolor. Rubor is redness, tumor is swelling, calor is heat, and dolor is pain. र्यूबर मतलब जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होएगी वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रेडनेस होता है, ठीक है, फिर वो पार्ट हमारा स्वेल अप करता है, कोई इंजरी हुई, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट इज हीट, कैलर, ओके, एंड डोलर, पेन होता है हमको वहाँ पे। तो ये हमारे सेल्सस जो एक रोमन मेडिकल राइटर है, इन्होंने चार साइंस बताए हैं कि देयर विल बी र्यूबर, ट्यूमर, कैलर एंड डोलर, मतलब देयर विल बी रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। Then the fifth sign functiolesa which is loss of function, उस पर्टिकुलर जगह पे लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये लेटर किसने ऐड किया था, सॉरी आई थिंक देर इज अ मिस प्रिंट, देर इज वर्चो रिटन बट इट वॉज एडेड बाय गैलन। ठीक है, गैलन ने ऐड किया है द फिफ्थ साइन फंक्शियोलेजा, लॉस ऑफ फंक्शन। सो बेसिकली तो फोर ही साइंस होते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, बट बाद में एक फिफ्थ साइन ऐड किया था जो कि गैलन ने किया था। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रिगर फॉर इन्फ्लेमेशन, ट्रिगर मतलब कि इन्फ्लेमेशन जो है वो इनिशिएट कैसे होता है। इंजरी हुई हमारी बॉडी को, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट आए, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की वजह से हमारे बॉडी में कुछ भी हुआ उल्टा सीधा, तो अब इन्फ्लेमेशन होता कैसे है, मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन कराती हैं। एटियोलॉजी तो हो गया हमारा कॉज कि ये सारी चीजें जब हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगी तो इन्फ्लेमेशन होगा, बट उसको ट्रिगर किस चीज़ से मिलता है? ट्रिगर मतलब कि जैसे अब हमारे पास गन है तो उसका ट्रिगर होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं तभी उसमें से गोली निकलती है। ऐसा तो है नहीं कि हम गन लेके पकड़ के खड़े हो गए और उसमें से अपने आप गोली निकल रही है, शूटिंग हो रही है। हमको उसको ट्रिगर करना पड़ता है ना, दबाना पड़ता है, तब जाके उसमें से निकलती है पिस्टल में से, राइट। तो वैसे ही इन्फ्लेमेशन के लिए भी ट्रिगर होता है कि कैसे इनिशिएट होता है हमारा। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं हमारे सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे होस्ट सेल्स होते हैं उन पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो भी माइक्रोबियल एजेंट्स आने वाले होते हैं उनके लिए क्या होता है कि हमारे लिए हमारे होस्ट सेल पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ताकि वो आए, तो जो हमारे होस्ट सेल है वो इनको पहचान ले और फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर, हमारे सेल्स पर, होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे सेल्स पे कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कि अगर कोई इंसान आ रहा है, सॉरी, अगर कोई एजेंट आ रहा है हमारी बॉडी में, तो हमारे सेल्स उनको पहचान पाए
और इन्फ्लेमेशन कर पाए, उनसे लड़ पाए, उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक एक घर है अगर, ठीक है, उसके बाहर गार्ड बैठे होते हैं, ठीक है, तो चोर आता है तो वो गार्ड क्या करता है, हमें बचाता है ना। तो घर हमारी बॉडी हो गई, वो गार्ड हो गए हमारे रिसेप्टर्स। और जो चोर है वो क्या है, वो माइक्रोबियल एजेंट हो गया। वो आया तो गार्ड क्या करता है, उनसे लड़ता है। ठीक है, लड़ता है ना कि वो हमारे घर के अंदर ना आ जाए, चोरी ना कर ले, कुछ हार्म ना पहुंचा दे घर वालों को। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस हमारी बॉडी में एक पूरा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सो सबसे पहले हमारे माइक्रोब्स के लिए होता है, ठीक है, रिकॉग्निशन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे रिसेप्टर्स TLRS, ठीक है, विच इज द टॉल लाइक रिसेप्टर्स, देन द नॉड लाइक, ओके, NORS एंड रिग लाइक, ठीक है, RIRS रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स के लिए हमारे होस्ट सेल पे। तो क्या होता है बेसिकली इसमें कि कुछ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, विच आर कॉल्ड एज PAMPs, PAMPs, विच आर प्रेजेंट ऑन द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जो भी हमारा माइक्रोब आ रहा है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे सेल्स होते हैं होस्ट सेल, वो क्या करते हैं, वो इन पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इन पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ओके, क्या प्रेजेंट होता है, पैम्स, PAMPs, ठीक है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, माइक्रोब्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि अगर कोई माइक्रोब आया तो जो हमारे होस्ट सेल होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, देन तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया TLRS विच इज टॉल लाइक, TOLL, ओके, देन नॉड लाइक विच इज योर NORS, एंड RIRS विच इज रिग लाइक, RIG। ठीक है, तो नॉड का फुल फॉर्म होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन। ओके, नॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड ओलिगोमराइजेशन, ओके, एंड देन डोमेन। ठीक है, तो ये नॉड का फुल फॉर्म हो गया। रिग का फुल फॉर्म क्या होता है, द RIRS, रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन, रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ ये हमारे हो गए माइक्रोब्स के लिए रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स पे भी कुछ रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन हमारा आते हैं सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स पर। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं, सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स हमारे दो होते हैं, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स और कलेक्टिन्स, जो कि क्या करते हैं, बहुत ही पोटेंटली एक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली एक्ट करते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारी बॉडी में उनके अगेंस्ट में, और ट्रिगर करते हैं इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई हमारी इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए, द रिकॉग्निशन ऑफ द एटियोलॉजिक एजेंट के लिए, द रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स, एंड सेकेंडली द सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एंड कलेक्टिन्स। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब कितने टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, द एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड द chronic inflammation. Okay, first acute inflammation. Acute inflammation is of short duration, lasting less than 2 weeks, and represents the early body reaction, resolves quickly, and is usually followed by healing. Acute inflammation जो होता है ये हमारा क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कम समय का होता है, और 2 हफ्ते से भी कम के लिए ही होता है।
ठीक है? ये हमारा अर्ली बॉडी रिएक्शन करता है, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आया हमारी बॉडी पे और फट से जो रिएक्शन होता है वो हमारा होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है? एंड देन इट आल्सो रिजॉल्व्स क्विकली, और यूजुअली इसमें क्या होती है, हीलिंग हो जाती है, मतलब सही हो जाता है हमारा, मतलब स्कार बन के वो स्किन वहाँ की सही हो जाती है। अगर कुछ भी इन्फ्लेमेशन कहीं भी हमारा हो रहा है तो बॉडी पे हमारे इंजीरियस एजेंट आया, ठीक है? अर्ली बॉडी रिएक्शन हुआ, फटाफट से वो रिज़ॉल्व हो गया, स सही हो गया, ठीक है? 2 हफ्ते लगे उसको या 1 हफ्ते लगे, ठीक है? एंड देन हीलिंग हो गई। उसके बाद है the main features of acute inflammation. What are the main features? Firstly, there is an accumulation of the fluid and the plasma at the affected site. You must all know what is plasma. You all must have studied in first year. ठीक है, ब्लड चैप्टर में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, याद आ रहा है कुछ, जिसमें कि कुछ भी हमारे ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर सा स्ट्रॉ कलर्ड सा पोर्शन होता है, रिमेंबर, विच इज 55% ऑफ द होल ब्लड, एंड द 45% आर द ब्लड फैक्टर्स, ठीक है, हमारे जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। The plasma comprises the 55% of our blood and it contains what proteins, ठीक है, और भी चीज़ें होती है। क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूइड होता है, ठीक है। तो जो भी हमारी अफेक्टेड साइट होती है, सबसे पहले तो वहाँ पे फ्लूइड और प्लाज्मा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं। Then there is the intravascular activation of platelets. Intravascular मतलब vascular मतलब हमारी blood vessels and intra means inside. तो blood vessel के अंदर हमारा platelets जो होते हैं, जो हमारा clotting कराते हैं, blood को जो bleeding को रोकते हैं, वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई इंजरी हुई है वहाँ पे, हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन होना वहाँ पे ज़रूरी है ना, टू डू द क्लॉटिंग पर्पस, ठीक है। देन the third feature is polymorphonuclear neutrophils as inflammatory cells. तो acute inflammation में जो हमारे inflammatory cells होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, polymorphonucleophils, ठीक है, which are the PMN neutrophils. PMN इनको बोलते हैं हम। These are the most abundant circulating immune cells, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं हमारा पीएमएन, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। देन the acute inflammatory response may be severe and sometimes it is termed as fulminant acute inflammation. अब देखो, it is saying कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो उतना सीवियर नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए आता है, हट फटक से रिजॉल्व हो जाता है। बट कभी कभी व्हाट इट्स सेइंग कि ये क्या हो जाता है, सीवियर हो जाता है, एंड देन वी कॉल इट एज फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। फल्मिनेंट का मतलब होता है कि सीवियर एंड सडन, अचानक से होता है और सीवियर होता है, तो हम उसको फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया, कमिंग ऑन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, एंड इट अकर्स आफ्टर डिले, either after the causative agent of acute inflammation persist for a long time or the stimulus is such that it induces chronic inflammation from the beginning. Sorry. तो what it's saying कि chronic inflammation is of longer duration and occurs after delay, either after the causative agent of acute inflammation persists for a long time or the stimulus is such that it induces chronic inflammation from the beginning. Chronic inflammation जो होता है वो longer duration का होता है और एक delay के बाद होता है। एक्यूट क्या था, अर्ली बॉडी रिएक्शन था, वो तुरंत होता है। बट हमारा क्रॉनिक जो होता है वो कुछ कुछ डिले के बाद होता है, या तो तब होता है जब हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, इन्फेक्शियस हो गया, केमिकल हो गए, फिजिकल एजेंट्स हो गए, ठीक है, तो या तो ये लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रह गए हैं, इसीलिए वो क्रॉनिक का रूप ले लेता है, और या फिर हमारा स्टिमुलस ही इस तरीके का था, मतलब बहुत हार्ड स्टिमुलस था, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था कि स्टार्टिंग से वो हमको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया।
ठीक है। तो ये होता है क्रॉनिक। नाउ अब एक वेरिएंट होता है क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि एक तरीके का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही होता है, बट इन विच द कोर्स ऑफ डिजीज देयर आर एक्यूट एग्जैजरबेशंस ऑफ एक्टिविटी। क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि कोर्स ऑफ डिजीज में एक्यूट एग्जैजरबेशंस होते हैं एक्टिविटी के। एग्जैजरबेशन का मतलब होता है कि जो हमारी डिजीज मतलब एक चीज हमारी चल रही है, ठीक है, उसमें पेरोक्सिज्म्स आते हैं, ठीक है, बीच बीच में क्या होती है वो सीवियरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे अगर हमारी एक डिजीज रन कर रही है, तो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीवियरिटी हुई, फिर वो रन की थोड़ा सा, फिर यहाँ पे एक्यूट एग्जैजरबेशंस हुए, फिर रन की, फिर से थोड़ी सी सीवियरिटी बढ़ गई डिजीज में, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं एक्यूट एग्जैजरबेशंस इन द कोर्स ऑफ डिजीज। ये होता है क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन, राइट। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, देन द बी एंड द टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं, एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो कि फैगोसाइटोज कर देते हैं, and the granulation tissue formation we'll study further, and in specific situations as granulomatous inflammation, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कि ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कुछ ही कंडीशन में होता है, सब में नहीं होता है। और हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन बोल रहा है, तो व्हाट इज ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलोमा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम एपिथेलियोइड सेल्स बोलते हैं, एपिथेलियल नहीं, एपिथेलियोइड सेल्स बोलते हैं। इनका कलेक्शन होता है ग्रैन्युलोमा, ठीक है, यही होता है ग्रैन्युलोमा। आगे we'll study in detail. Then now coming on to, let's start with the acute inflammation, the events. अब हमारे acute inflammation में क्या होता है कि दो इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है वैस्कुलर इवेंट, जो कि हमारे ब्लड से रिलेटेड होते हैं। दूसरे हमारे होते हैं सेल्यूलर इवेंट, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं वैस्कुलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट्स में क्या क्या होता है हमारे, वैस्कुलर इवेंट में हमारी दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। डायग्राम आई विल शो यू इनटू द नेक्स्ट क्लास, ओके, कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे होता है, दैट आई विल शो यू द फिगर, ओके। सो वैस्कुलर इवेंट्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा हीमोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है, दिस वन। एंड द सेकंड क्या होता है, ऑल्टर्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। ये दो चेंजेस होते हैं हमारे वैस्कुलर इवेंट्स में, जो कि ब्लड से रिलेटेड होते हैं। अब फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द हीमोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है। हीमोडायनेमिक का मतलब क्या है, देखो, हीम का मतलब एवरीबॉडी नो कि इट इज ब्लड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है कि इन एक्शन, ठीक है, इन एक्शन। तो ब्लड इन एक्शन क्या कह रहा है कि related to the dynamis, dynamis मतलब the moving thing, the acting thing, ठीक है। we can also say the flow। तो हेमोडायनेमिक का मतलब होता है the changes related to the flow of the blood, ठीक है। तो फ्लो ऑफ ब्लड से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो हम पढ़ेंगे हेमोडायनेमिक चेंजेस में। नाउ इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है द ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ओके, देन देयर इज परसिस्टेंट वैसोडाइलेटेशन, फिर होता है इंक्रीज इन लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन द स्लोइंग और द स्टैसिस ऑफ द ब्लड, एंड देन देयर इज ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन, ओके। अब एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सबसे पहला होता है ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है कि इट इज़ द इमीडिएट रिस्पॉन्स, ओके, इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टरियोल्स, जिसमें कि वैसो मतलब होता है हमारा ब्लड वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का ये मतलब होता है ना कि
ओके, सो ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? ट्रांजिएंट का पहले सबसे पहले मतलब समझते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत लंबा नहीं होता है, कुछ ही टाइम के लिए होता है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि दबना किसी चीज का, ठीक है, उसका एरिया कम होना। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है, मतलब अगर समथिंग इज दिस मच, तो इट विल बिकम दिस मच आफ्टर कॉन्स्ट्रिक्टिंग, ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है कि हमारे आर्टरियोल्स का थोड़े टाइम के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ओके, जो कि कितने टाइम के लिए होता है, 3 to 5 सेकेंड्स के लिए ही होता है। बट कभी कभी अगर सीवियर इंजरी होती है तो उसमें इट मे ऑल्सो लास्ट फॉर अबाउट 5 मिनट्स, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फॉर 3 to 5 सेकेंड्स, ठीक है। ट्रांजिएंट बोल रहा है ना, मतलब कि कुछ टाइम के लिए होता है, ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। देन देर इज परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेटेशन, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये रहता है हमेशा, ठीक है। इसमें भी मेनली हमारे आर्टरियोल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, और दिस चेंज इज ऑब्वियस विद इन हाफ एन आवर ऑफ द इंजरी। ये जो हमारा चेंज होता है ये हमारे इंजरी के हाफ एन आवर के बाद दिखता है। वैसोडाइलेटेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम which is responsible for the redness and warmth at the site of acute inflammation। वैसोडाइलेटेशन की वजह से क्या होता है कि हमारी ब्लड की जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। अभी हमारा ऐसे था कॉन्स्ट्रिक्शन के टाइम पे, फिर ये हमारा ऐसे हो जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम इसमें ज़्यादा हो जाएगी ना, इसमें कम थी हमारी वॉल्यूम ब्लड की, इसमें ज़्यादा हो जाएगी ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, जब वो डायलेट की हमारी ब्लड वेसल्स आर्टरियोल्स, ठीक है, तो डायलेट की हमारी। अब इसकी वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेटेशन की वजह से हमारे जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की साइट होती है वहाँ पर रेडनेस दिखती है, क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो वहाँ पे रेडनेस आएगी, और वार्मथ हो जाती है, ठीक है, गर्माहट हमको फील होएगी उस साइड पे। ये दो हमारे साइंस है ना, कार्डिनल साइंस इन्फ्लेमेशन के। रेडनेस इज र्यूबर, एंड वार्मथ क्या था हमारा, हीट, दैट इज कैलर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया इन परसिस्टेंट वैसोडाइलेटेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमारा वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कि जो भी हमारा एक साइट पर फ्लूइड होते हैं, जो भी लिक्विड पोर्शन होता है, वो जो भी प्रेशर लगाता है, जो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज द ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। मतलब अगर अभी हमारा ये चीज़ है, ठीक है, ये हमारी वेसल है सपोज, तो इसमें जो भी फ्लूइड है ये हमारा बाहर आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है, सेल के बाहर आ जाता है, ठीक है, ये होता है ट्रांसुडेशन, ठीक है।